गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके संचयन इस पुस्तक की दूसरी कहानी सपनों कैसे दिन पढ़ाने वाली हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि उस जमाने में लेखक उनके बचपन के बारे में हमें बता रहे हैं। लेखक और उनके दोस्तों को स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ एक वजह से उनको स्कूल अच्छा लगता था। वो था स्काउटिंग का पीरियड, मतलब जो मार्च पीरियड हम करते हैं वो पीरियड लेखक को बहुत ही पसंद था। मतलब लेखक को फौजी या फिर हमारी जो आर्मी है उनके प्रति बहुत ही लगाव था या फिर बहुत ही अट्रैक्शन था। तो उस जमाने में अंग्रेज लोगों का शासन हमारे भारत के ऊपर था, तो ये अंग्रेज अफसर गांवों में लोगों के बस्ती में जाया करते थे और सेना में भर्ती होने पर किस प्रकार की सुख सुविधाएं फैसिलिटीज आपको दी जाती है, इस प्रकार से वो उनको लोगों को सेना में भर्ती होने के प्रति आकर्षित किया करते थे। तब लेखक को बहुत ही गर्व महसूस होता था कि लेखक स्काउटिंग में है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि सिर्फ स्काउटिंग की वजह से जो उसकी वर्दी होती है, खाकी पोशाक, वो लेखक को बहुत ही पसंद थी। जो पॉलिश किए हुए जूते हैं वो भी लेखक को बहुत पसंद थे। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। उनका ठीगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। और उनके जो पीटी के अध्यापक थे प्रीतम चंद जी, उनसे बहुत ही बच्चे डरते थे। लेखक, उनके दो सारे बच्चे डरते थे क्योंकि वो बच्चों की बहुत ही पिटाई किया करते थे। और उनका वर्णन यहाँ पर किया है कि वो कभी भी हंसते नहीं थे, मुस्कुराते नहीं थे, हमेशा गंभीर चेहरा उनका हुआ करता था। उनका ठीगना कद, मतलब उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, कम हाइट के थे वो। दुबला पतला परंतु गठीला शरीर था उनका। माता के दागों से भरा चेहरा, मतलब जो चेहरे पर कुछ दाग थे, चिकन पॉक्स के जो दाग होते हैं वो थे उनके चेहरे पर। और बाज सी तेज आंखें, बाज जो पंछी होता है उसकी तरह से उनकी बहुत ही तेज आंखें थी। खाकी वर्दी वो पहनते थे क्योंकि वो पीटी के अध्यापक थे, तो उनको बच्चों की पीरियड, जो स्काउटिंग की पीरियड है वो लेना होता था, या फिर मार्च पीरियड की प्रैक्टिस वो किया करते थे। और उनके जो बहुत ही चौड़े बूट थे, तो इस वजह से इनका जो रंग रूप था इससे भी बच्चे बहुत डरते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुर्रियां लगी रहती। उनके जो बूट होते थे, मतलब जो उनके शूज होते थे, उसकी एड़ियों के नीचे भी खुर्रिया मतलब जूतों के नीचे लगने वाली लोहे की जो एड़ी होती है, जिसकी बहुत आवाज आती है, वह एड़ी उनके जूतों को लगी रहती थी, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते, और उनके जो शूज है उसके अगले हिस्से में जो पंजे है उसके नीचे सिरों वाले कील ठुके होते थे। इस वजह से भी उस शूज की बहुत आवाज आती थी। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों के कहीं मोच नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। मतलब उनके शूज में भी कीले होती थी, और अगर कहीं सख्त जगह से भी चलते तो भी उस कीलों के निशान या फिर शूज के निशान वहां पर उमड़ जाते थे। अगर ये बच्चे उनके घर वालों से इस प्रकार के शूज की मांग करते, क्योंकि उनको उनके शूज पसंद थे पीटी के अध्यापक की, तो शायद उनके घर वाले कहते कि ये शूज अच्छे नहीं है, इस वजह से तुम सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे इस शूज की वजह से। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को, जो मेरी उम्र के हैं, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। यह जो प्रीतम चंद जी है वह उनको फारसी लैंग्वेज भी पढ़ाते थे और बहुत ही मारपीट करते थे। तो इस वजह से लेखक और उनके दोस्तों को, जो पीटी के अध्यापक है, उनके प्रति बहुत ही नफरत थी, वो उनसे घृणा करते थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। मतलब उस जमाने में उनके स्कूल में फारसी लैंग्वेज भी पढ़ाते थे और उर्दू लैंग्वेज भी पढ़ाते थे। तो उर्दू लैंग्वेज का 3rd स्टैंडर्ड तक इन बच्चों ने पढ़ाई की थी। अब 4th स्टैंडर्ड में उनको न्यू लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज आ गई थी, जो कि लेखक को अंग्रेजी से भी मुश्किल लग रही थी। अभी हमें पढ़ते 1 सप्ताह भी न हुआ होगा
कि प्रीतम चंद ने हमें एक एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जुबानी सुनेंगे। फिर उन्होंने मतलब सिर्फ एक हफ्ते से ही उन्होंने उस फारसी लैंग्वेज को पढ़ा था और ठीक ठीक एक एक जो अक्षर है, जैसे हमारे हिंदी में होता है क ख ग घ, उस प्रकार से भी जो फारसी के अक्षर थे वो भी लेखक को और उनके दोस्तों को याद नहीं हुए थे। फिर भी इस पीटी के टीचर ने कहा कि कल इसी समय इसी घंटी में, घंटी मतलब इसी पीरियड में, इसी लेक्चर में जुबानी सुनेंगे। जुबानी मतलब लर्न कर कर आना है सारे बच्चों को। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। मतलब सारे बच्चों ने, क्योंकि प्रीतम चंद इस अध्यापक से सारे बच्चे बहुत डरते थे उनकी मारपीट से, तो सारे बच्चे पूरे रात भर में वो जो अक्षर है फारसी के वो लर्न करने लगे। सिर्फ लेकिन 4-5 बच्चे हैं उनका ही लर्न हुआ, वो भी आधा, पूरा तो किसी का भी लर्न नहीं हुआ, क्योंकि इन बच्चों के लिए यह लैंग्वेज बहुत ही नई थी। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुन पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। सारे बच्चों को कह दिया कि तुम अब फारसी के अक्षर सुनाओ, लेकिन किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, किसी ने भी नहीं सुनाया, क्योंकि वो नई लैंग्वेज थी इन बच्चों को, तो सिर्फ 8 ही दिन हुए थे तो लर्न नहीं हुआ था। तो मास्टर जी ने जोर से चिल्लाया कि गुर्राए मतलब बहुत जोर से चिल्लाए कि सभी अपने कान पकड़ो, क्योंकि उन्होंने लर्न नहीं किया था। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। मतलब जब वो झुक गए और फिर उन्होंने अपने कान पकड़े तो फिर से वो चिल्लाए कि तुम पीठ सीधी ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। मतलब बहुत ही निर्दयी थे ये मास्टर, बहुत ही शारीरिक पीड़ा होने जैसी शिक्षा ये बच्चों को देते थे। तब वह झुककर घुटने पकड़ो या फिर कान पकड़ो, इस तरह से वो शिक्षा दे रहे थे। जब लेखक की बारी आई और हरबंस जो उनका सहपाठी है, उनके क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, तब तक जो हेडमास्टर जी है वह अपने दफ्तर में मतलब अपने केबिन में आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। पहले ये जो प्रिंसिपल है शर्मा जी, वह स्कूल की पूर्व दिशा में, पूर्व बाजू में एक सरकारी अस्पताल बन रहा था, तो वहां गए थे। और जैसे ही वो स्कूल में आ गए तो उन्होंने देखा कि क्लास में बच्चों को बहुत ही बड़ी शिक्षा दी जा रही है, मारपीट हो रही है। तब वो सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वो नर्म दिल थे, अच्छे इंसान थे वो। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतमचंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए, बहुत उत्तेजित हो गए। और फिर शायद ये पहला मौका था या फिर पहली बार ऐसे हुआ था कि उन्होंने अपने आंखों से इतनी मारपीट देखी थी। तो इस बर्बरता को मतलब अत्याचार को वह अपनी आंखों से बिल्कुल सहन नहीं कर पाए और बहुत ही उत्तेजित हो गए, बहुत गुस्सा हो गए उस प्रीतमचंद पीटी के अध्यापक पर। What are you doing? Is it the way to punish the students of the 4th class? Stop it at once. फिर उन्होंने बहुत डांटना शुरू किया उस अध्यापक को कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम ये क्या कर रहे हो। इज इट द वे टू पनिश टू स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास, मतलब 4th क्लास के बच्चों को पनिशमेंट देने का ये तरीका है। स्टॉप इट। उन्होंने फिर उनको कहा कि ये स्टॉप कर दो। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। मतलब लेखक जो पढ़ते थे कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते थे, तब उनको अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान होता था, फिर अंग्रेजी जो विषय है वह उनको 5th क्लास से पढ़ाया जाता था। तब उनको इंग्लिश नहीं आती थी। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, क्या 4थी श्रेणी को सजा देने का ये ढंग है, इसे फौरन बंद करो। लेखक को और उनके दोस्तों को तो अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि वो 4th क्लास में थे। तब उनके जो दूसरे क्लास के जो बच्चे हैं वो 7th 8th में थे, तब उनको इंग्लिश आती थी। तब उन्होंने बाद में इनको बताया कि इस तरह से डांटा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, 4थी क्लास के बच्चों को शिक्षा देने का ये कोई तरीका है, तुम अभी बंद कर दो।
शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। जब उनके बहुत दिनों तक अध्यापक नहीं आए, पीटी के टीचर नहीं आए, तब बाद में लेखक को दूसरे अध्यापकों के जरिए यह सुना सभी मास्टरों की जुबान पर था कि हेडमास्टर शर्मा जी है जिन्होंने मुअत्तल किया था प्रीतम चंद जी को। मुअत्तल मतलब निकालना या फिर निलंबित कर देना, मतलब स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि वो बच्चों को इतनी बड़ी पनिशमेंट दे रहे थे। और अपनी ओर से आदेश लिखकर मतलब फैसला सुना दिया था कि अब वो स्कूल नहीं आ सकते हैं। और फिर उसकी मंजूरी के लिए कि इनको स्कूल से निकाल देना है, उसकी मंजूरी के लिए रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। मतलब जो उनका स्कूल का जो हेड ऑफिस था वहां पर उस फॉर्म को भेज दिया था कि इस अध्यापक को निकालना है स्कूल से। वहां हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम मतलब शिक्षा का विभाग के डायरेक्टर मतलब निर्देशक थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। मतलब शर्मा जी वहां आगे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये अध्यापक बहुत ही मारपीट करते हैं बच्चों से, तो ऊपर से जो उनका हेड ऑफिस था वहां से जो डायरेक्टर थे वो मंजूरी देते कि हाँ ये बहुत ही गलत हुआ है तो इनको स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो उनके आदेश की, उनके परमिशन की भी जरूरत होती थी। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को हो आती। जब तक मंजूरी नहीं दी गई थी इस एप्लीकेशन को कि इस प्रीतम चंद अध्यापक को स्कूल से निकाल देना है, तब तक उनको वापस जो बहाल है, डायरेक्टर ने बहाल किया था कि वापस नौकरी पर बुलाना, वो नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो हो सकता है बार फिर से बच्चों के ऊपर ऐसा हमला करे या फिर इतनी बुरी तरह से पिटाई कर सके। इसीलिए उनको स्कूल आने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी बच्चों के मन से, बच्चों के दिमाग से जो अध्यापक है उनका डर नहीं निकल पा रहा था। फिर जब उनको फारसी पढ़ाते थे, जब फारसी का जो लेक्चर होता था उसकी घंटी बजती थी, तब सारे बच्चे बहुत ही डरते थे। मतलब इस दर्द को वो भूल नहीं पाए थे। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आते थे, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। मतलब जब सब्स्टिट्यूशन को शर्मा जी स्वयं हेडमास्टर थे, वह भी आते थे कभी कभी, या फिर दूसरे मास्टर नौहरिया मतलब उनका सरनेम था, तो वह भी इनको पढ़ाने के लिए आते थे। जब तक ये पीटी के अध्यापक स्कूल नहीं आ रहे थे तो उनके सब्स्टिट्यूशन पीरियड में ये 2 अध्यापक आते थे। मतलब जब तक ये उनके क्लासरूम में कदम नहीं रखते थे तब तक बच्चे डरते ही थे कि शायद फिर से पीटी टीचर आएंगे, हमें मारेंगे। जब प्रिंसिपल उनके कमरे में कदम रखते तो ये बच्चे राहत की सांस लेते थे। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था वही आराम से रह रहे हैं। मतलब कई हफ्ते तक ये स्कूल नहीं आ सके थे प्रीतम चंद जी, क्योंकि उनको स्कूल से कुछ दिनों के लिए निलंबित किया था, रिस्ट्रिकेट किया था। फिर बाद में पता चला कि बाजार में, जो बाजार भरता है वहां पर एक कमरा है उनका, एक दुकान है, उसके ऊपर वो छोटी सी खिड़कियों वाला चौबारा मतलब ऊपरी मंजिल पर बना हुआ कमरा, एक कमरे में वो रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। मतलब बच्चे भी अब उनके बारे में सोचने लगे थे वो कहाँ है, कैसे है। तो 7वीं 8वीं के बड़े बच्चों को सारी जानकारी होती है कि कौन है, कहाँ है, कैसे रह रहा है। तो उन बच्चों ने बताया कि उनको अब मुअत्तल किया है, रिस्ट्रिकेट किया है, फिर भी उनको रत्ती भर मतलब जरा भी चिंता नहीं थी कि उनको स्कूल से निकाल दिया है। मतलब वो बहुत ही सख्त स्वभाव के, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। पहले के तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। मतलब जो उनके आस पड़ोस में रहते हैं बच्चे, उनको इस अध्यापक की खबर होती थी कि अब ये कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं घर में। तो बड़े बच्चे सारी खबर निकालते थे। तो यहाँ पर 7वीं 8वीं के बच्चों ने बताया कि वह अपने पहले की तरह आराम से ही
पिंजरे में 2 रखे तोतों को, उनके घर में 2 तोते पाले थे उन्होंने, उनको संभाल रहे थे और उनके लिए, उनको खिलाने के लिए बादाम भिगोए रखते थे रात में और उनका छिलका निकाल कर उनको आराम से खिलाया करते थे। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते। जो बड़े बच्चे हैं उनको वो क्या करते थे, अपने घर पर भी बुलाते थे और घर के कामों में भी लगा देते थे। उस समय में ऐसा बहुत बार होता था कि जो अध्यापक होते हैं स्कूल के, वो बच्चों से अपने जो पर्सनल काम है, मतलब स्कूल से रिलेटेड हो या फिर अपने घर में भी कभी कभी काम करने के लिए बुलाते थे, क्योंकि उस जमाने के पेरेंट्स भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो और इन बच्चों को भी अध्यापक का काम करने में, अध्यापक का सब सुनने में बहुत अच्छा लगता था। तो जो बड़े बन के जो बड़े बच्चे हैं उनके 7वीं 8वीं क्लास के, वो उनके घर जाया करते थे और उनके आदेश पर उनका काम भी किया करते थे। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उड़ेल देते। वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आंखों से भय न लगता था? जब लेखक को और उनके दोस्तों को पता चला कि उनके घर में बहुत ही अच्छे 2 तोते हैं और ये तोतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो लेखक को और उनके दोस्तों को बहुत ही आश्चर्य होता था कि जो आदमी हमें इतने बुरी तरह से पीटता है, इतना मारता है, वह तोतों से कैसे प्यार करता है या फिर तोतों से कैसे मीठी मीठी बातें करता है। ये देखकर लेखक को बहुत ही आश्चर्य हुआ करता था और उनको ये लगता कि तोते क्या इनसे डरते नहीं है। हमारी समझ में ऐसी बातें तब आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। अलौकिक मतलब किसी अनोखी दुनिया से आया हुआ या फिर दिव्य। तब लेखक को बिल्कुल ही यह समझ में नहीं आता था कि यह जो प्रीतम चंद है वह हमारी इस तरह से बुरी पिटाई करते थे, लेकिन ये तोते से कैसे प्यार करते हैं। तो उन्हें वो दिव्य मानते थे, अलौकिक मानते थे कि एक आदमी जो इंसान है, जो बच्चे हैं, उनसे इतनी नफरत करता है और किसी पंछी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। तो ये सोचकर बहुत ही लेखक को ऐसे लगता था कि शायद ये बहुत ही अलौकिक है या फिर बहुत ही दिव्य है या फिर किसी अनोखी दुनिया से आया हुआ यह इंसान है, ऐसा लेखक को लगता था। हमारा पाठ यही खत्म होता है। इस पाठ के माध्यम से मतलब बच्चों से किस तरह से प्यार से बातें करनी चाहिए, उनकी इतनी पिटाई नहीं करनी चाहिए कि वो पूरी जिंदगी भूल नहीं सकते थे। मतलब लेखक को ये लेसन लिखे हुए बहुत दिन हो गए, फिर भी उनके बचपन की जो यादें हैं स्कूल से जुड़ी, तो ज्यादा किसके इर्द गिर्द जो मास्टर जी ज्यादा पिटाई करते थे उनके इर्द गिर्द ही यह कहानी उनकी घूमती है। और अपने जब हम ये लेसन पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे स्कूल के दिन है। मतलब इतनी पिटाई तो बच्चों की नहीं होती है आजकल, लेकिन फिर भी मतलब बच्चे किस तरह से एंजॉय करते हैं छुट्टियों में, पढ़ाई बाद में, पहले खेलते हैं। जब पढ़ाई मतलब जब स्कूल रिस्टार्ट होता है तब उनको फिर समझ में आ जाता है कि 10 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस तरह से ये कहानी पढ़ते समय हमें ऐसे लगता है कि शायद ये हमारी ही कहानी है। इस कहानी में जो कुछ नए शब्द आए हैं वो मैं लेसन समझाते वक्त आपको बताए ही थे, फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कुछ कहानी के नए शब्द। कच्छी मतलब कमर पर पहनने का लंगोट जैसा छोटा वस्त्र। तार तार होना ये एक मुहावरा है, मतलब बुरी तरह कटफट जाना। लथपथ मतलब पूरी तरह भरा हुआ। तरस खाना मतलब दया करना। बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चों के मन की जानकारी देने वाला ज्ञान, चिल्ड्रन साइकोलॉजी भी कहते हैं उसको। बस्ता मतलब किताबों का थैला, स्कूल बैग कहते हैं उसको। परचुनिये मतलब परचून की दुकान करने वाले। परचून मतलब कि किराने की दुकान जहाँ पर कुछ दाल चावल शक्कर ऐसा मिलता है वह। आड़तीये मतलब आढ़त का व्यापार करने वाले, जो हम मार्केट यार्ड में देखते हैं आड़तीये व्यापारी होते हैं। अलिफ बे जिम च मतलब उर्दू की वर्णमाला के अक्षर है, जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला होती है क ख ग घ, उस प्रकार से ये उर्दू माला के अक्षर है। एह खेड़न दे दिन 4 मतलब इसका मीनिंग है खेलने के दिन बहुत कम होते हैं या फिर बचपन बहुत छोटा होता है, जल्दी से गुजर जाता है बचपन। शती मतलब शताब्दी या फिर 100 वर्षों का समय। कटे छटे मतलब काट कर सवारे गए। झाड़ मतलब झाड़ियां। मोतिया मतलब सफेद रंग का एक बहुत ही खुशबूदार फूल होता है यह। आंख बचाना मतलब छिपाना।
मेमना मतलब बकरी का बच्चा, चर मतलब खा, एहसास, एहसास मतलब किसी बात का अनुभव होना या फिर बोध होना, उत्साहित मतलब उत्साह से भरा, उमंग से भरा, बास मतलब सुगंध, ननिहाल मतलब अब हमारे नानी का घर, टीला मतलब छोटी पहाड़ी जो छोटा पर्वत है वह, गंदला मतलब मैला, दुम मतलब पूछ, ढाढ़स बधाना मतलब तसल्ली देना या फिर सहारा देना, हाय हाय करना मतलब डरते डरते या फिर बचते बचाते, दिन गिनना मतलब छुट्टियों के बीतने पर चिंता प्रकट करना, हिसाब लगाना मतलब छुट्टियों के अनुसार काम को बांटना कि मतलब अब 10 दिन रह गए छुट्टियां खत्म होने, 10 दिन में कितनी पढ़ाई करनी है, उस प्रकार से। दिन छोटे लगना मतलब दिन जल्दी से बीतना, सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले या फिर क्लासमेट कहते हैं उसको, सस्ता सौदा मतलब आसान उपाय, हांडी मतलब बड़ा भगोना, बड़ा पतेला भी कहते हैं उसको, बालिश्त मतलब हथेली जितना, फुकारता मतलब आक्रमण करते हुए भयंकर आवाज करना, पसली मतलब छाती की हड्डी, कतार मतलब पंक्ति या फिर लाइन, घुड़की मतलब डरने की आवाज, ठुड्डे मतलब पैर की नोक से की गई चोट, खुजलाना मतलब खुजली करना, झपट पड़ना मतलब आक्रमण करना या फिर किसी को पीटना बुरी तरह से, खाल खींचना मतलब बुरी तरह पीड़ा पहुंचाना, प्रत्यक्ष करना मतलब सामने दिखाना, आंख झपटना मतलब आंख बंद करना और खोलना, चपत मतलब हल्की चपेट, फड़फड़ाती मतलब फड़फड़ की आवाज में लहराती हुई, दोरंगा मतलब दो रंगों का, झपकाते मतलब खोलते बंद करते, तमगा जीतना ये मुहावरा है मतलब पुरस्कार जीतना, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, गुडविल मतलब साख या फिर सम्मान या फिर ख्याति, सद्गुरु मतलब सद्गुरु, फटकारना मतलब डांटना, जिक्र मतलब चर्चा, अरुचि मतलब दिलचस्पी न होना या फिर किसी बात में इंटरेस्ट न होना, हरफन मोला मतलब हर कला में माहिर या फिर कुशल, परेड करवाना मतलब अनुशासन में व्यायाम या फिर आदि क्रियाएं करवाना, ठक ठक मतलब जो आवाज होती है वह जूतों की वह, रियासत मतलब जागीर या फिर प्रदेश, देसी रियासत मतलब प्रदेश का शासन, भर्ती करना मतलब सम्मिलित करना, नौटंकी वाले मतलब नाटक या फिर आदि करने वाले, शामियाना मतलब कपड़े का पंडाल या फिर टेंट भी कहते हैं उसको, दृश्य मतलब दिखाने वाले अवसर, आकर्षित करना मतलब खींचना अपनी ओर, मस्खरा मतलब मजाक करने वाले, हंसोड़ जो बहुत ही मस्ती मजाक करते हैं ऐसे लोग, रंगरूट मतलब सैनिक, अठे मतलब यहां, टूटे लीतर मतलब टूटे हुए खस्ताहाल जूते, उठे मतलब वहां, खुरिया मतलब जूतों के नीचे लगने वाली लोहे की एड़ी, मोच आना मतलब मुड़ने या टेढ़ा होने के कारण दर्द उठना, शब्द रूप मतलब शब्द का रूप, घंटी मतलब पीरियड या फिर जो लेक्चर होते हैं वह, जबानी सुनना मतलब जो लर्न करते हैं हम उसको दूसरों को सुनाना, बर्बरता मतलब जंगलीपन या फिर क्रूरता या फिर अत्याचार, मुअत्तल करना मतलब निकाल देना, आदेश लिखना मतलब फैसला लिखना, महकमाए तालीम मतलब शिक्षा का विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर मतलब निर्देशक, बहाल करना मतलब वापस नौकरी पर बुलाना, चौबारा मतलब ऊपरी मंजिल पर बना हुआ कमरा, रत्ती भर मतलब जरा भी, चमड़ी उधेड़ना ये मुहावरा है मतलब बहुत बुरी तरह से घायल करना, पिटाई करके घायल करना, दहकती मतलब गुस्से से कारण जलती हुई, अलौकिक मतलब किसी अनोखी दुनिया से आया हुआ या फिर दिव्य। ये थे हमारे कहानी के कुछ नए शब्द। अब हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के
किस अंश से यह सिद्ध होता है? कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनाती। ये पाठ से सिद्ध होता है कि हमारे आधे से अधिक साथी, यहाँ पर पाठ में दिया हुआ है लेखक ने कि लेखक के जो साथी थे वह आधे से ज्यादा राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बातें खूब अच्छी तरह समझ लेते। बस इस अंश से या फिर इन वाक्यों से समझता है कि आपसी भाषा, अगर भाषा नहीं आती हो, बाद में हम उसको पढ़कर या फिर दूसरों से सुनकर उस भाषा को हम समझ पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। पीटी साहब मतलब उनके जो पीटी के अध्यापक है प्रीतम चंद जी, जब उनको वो शाबाश कहते थे तब लेखक को फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, मतलब शायद वो फौज में ही भर्ती हुए हैं, ऐसा उनको क्यों लगता था? क्योंकि पीटी के जो अध्यापक थे वो बहुत ही अनुशासन प्रिय थे, मतलब उनको डिसिप्लिन बहुत ही पसंद थी। अगर बच्चे जरा भी मस्ती करते तो उनको बहुत ही मारते थे। तब उनके मुंह के द्वारा जो हमेशा पिटाई करते थे, जो कभी कभार उनको शाबाश कहते तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। पीटी साहब यानी प्रीतम चंद बहुत ही कठोर स्वभाव के तथा अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। सभी बच्चे उनसे बहुत डरते थे क्योंकि वे छोटी से छोटी गलती के लिए बुरी तरह पीटते थे। वे लड़कों पर बाघ की तरह झपटते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखाते, मतलब खाल किस प्रकार से खींची जाती, कितना पीटा जाता है, वो प्रत्यक्ष अनुभव ही देते थे बच्चों को। बच्चों ने उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा था। पीटी साहब जब बच्चों को स्काउटिंग की परेड करवाते तो लड़कों के हाथों में नीली पीली झंडियां हाथ में पकड़वाकर ऊपर नीचे बाएं दाएं ले जाने का अभ्यास करवाते। मतलब जो झंडियां स्काउटिंग के पीरियड में फहरानी होती थी वह काम वो बच्चों को देते थे और इन बच्चों को भी ये काम बहुत अच्छा लगता था। यदि बच्चों से परेड में कोई गलती न होती तो वे बच्चों को शाबाश कहते। तब लड़कों को ऐसा लगता कि उन्हें सेना का कोई तमगा मिल गया है। रोज डांट फटकार लगाने वाला व्यक्ति यदि एक बार शाबाश कह दे तो बहुत प्रसन्नता होती है। मतलब ये अध्यापक उनको रोज ही डांटते थे, मारते थे, लेकिन कभी कभी उनके मुंह से अगर शाबाश सुनाई देता तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था? उनको देखो, जब हम नए क्लास में जाते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है क्योंकि नए क्लास में जाएंगे, नई नई किताबें मिलेंगी। फिर भी लेखक को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि एक तो था मास्टर जी का डर और बहुत ही कठिन पढ़ाई थी उनको, क्योंकि बहुत सारी फारसी, उर्दू, इंग्लिश ऐसी नई नई लैंग्वेज उनको पढ़नी होती थी। लेखक बताता है कि उन्हें नई श्रेणी में जाने का चाव कभी नहीं हुआ। चाव मतलब इंटरेस्ट कभी नहीं हुआ उनको। नई कॉपियां तथा पुरानी किताबों की गंध से उनका मन उदास हो जाता था। मतलब जो नई किताबें या फिर नई स्टैंडर्ड में जाने से भी उनको बहुत डर लगता था, मन उदास होता था। इसका सही कारण उन्हें कभी समझ में नहीं आया। मनोविज्ञान के अनुसार इस अरुचि के कई कारण हो सकते हैं। मतलब जब लेखक छोटे थे तब उनको यह कारण समझ में नहीं आए, लेकिन अब लेखक अध्यापक बन गए खुद, उन्होंने बाल मनोविज्ञान मतलब बीएड में जो साइकोलॉजी होती है वह भी उन्होंने पढ़ी है, तब उनको यह कारण समझ में आ गए हैं। क्योंकि एक तो पहला कारण था आगे की श्रेणी की मुश्किल पढ़ाई। आगे की श्रेणी मतलब जो नेक्स्ट क्लास है, मतलब अभी वो 3rd से 4th में गए तो वहाँ की जो मुश्किल पढ़ाई है उससे उनको डर लगता था, क्योंकि उनको उर्दू भी पढ़नी थी उनके स्कूल में और फारसी लैंग्वेज भी पढ़नी थी, और जब वो 5th क्लास में गए तब उनको अंग्रेजी भी पढ़नी थी। मतलब ये सारे विदेशी भाषाओं पढ़ने के कारण उनको बहुत डिफिकल्ट लग रही थी पढ़ाई। नए मास्टरों की मारपीट का भय, जो नेक्स्ट क्लास में जो नए मास्टर जी आते हैं वो कैसे है, वो मारपीट करते हैं, क्योंकि उस जमाने के अध्यापक बहुत मारते थे बच्चों को, तो उनको वो बहुत डर लगता था। अध्यापकों की छात्रों से अधिक ज्ञान की आशा, और जो अध्यापक थे उनके जो टीचर थे वो बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे कि इन बच्चों को ये आना चाहिए, उनको अच्छे से मार्क्स भी पढ़ने चाहिए, या फिर इस लेसन में या फिर इस बुक्स में जो कंटेंट है वो उनको आना ही चाहिए। इस तरह से बच्चों से वो बहुत आशा रखते थे। बाहर के बड़े गेट से स्कूल के कमरों तक रास्तों पर उगी अलियार की झाड़ों की गंध,
मतलब इस गंध को, अलियार के जो झाड़ होते हैं उसकी गंध, ये भी इसका एक समस्या थी स्कूल न जा पाने की, क्योंकि उनको बहुत ही डर लग रहा था। क्योंकि अगर स्कूल से कोई नई क्लास में जाना हो या फिर नए अध्यापक से मिलना हो तो पहले डर होता था, क्योंकि उस जमाने के बहुत से अध्यापक बहुत पिटाई करते थे। बहुत ही कम ऐसे अध्यापक थे जो बच्चों की पिटाई नहीं करते थे। तो इनके स्कूल में एक अध्यापक थे जो प्रिंसिपल थे, उनके शर्मा जी, सिर्फ वही बच्चों की पिटाई नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? जब वो स्काउटिंग की परेड करते थे या फिर मार्च परेड करते थे तब लेखक खुद को फौजी समझते थे। तो वो समझने का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उनको जो वर्दी मिलती थी, जो पोशाक उनको मिलती थी, वो खाकी रंग की थी और वहां पर 2 रंगों वाला, जैसे आप भी पहनते हो अगर स्काउटिंग में हो तो इस प्रकार उनको वो 2 रंगों का टाई दिया जाता था। और उनके जूते, उनको बहुत ही अच्छे से पॉलिश किए हुए जूते मिलते थे, क्योंकि लेखक बहुत गरीब परिवार से थे तो उनको उतने अच्छे जूते वगैरह नहीं मिलते थे। तो स्काउटिंग के समय उनको वो जूते पहनने को मिलते थे, तब उनको ये बहुत अच्छा लगता था। तो खुद को वह इतनी साफ सुथरी अच्छी पोशाक, अच्छे से टाई, अच्छे से शूज और परेड करना, मास्टर जी भी उनको शाबाशी देते थे। जो पीटी के मास्टर जी है ये परेड अच्छे करते थे, उनको वो शाबाशी देते थे। इस कारण उनको खुद को किसी फौजी के समान वो मानने लगे थे। स्काउट परेड करते समय वे धुली हुई खाकी वर्दी, 2 रंगों का रुमाल, पॉलिश किए जूते तथा जुराब पहनते थे। इससे उनका व्यक्तित्व निखरता था। फौज में भी सैनिकों की वर्दी साफ सुथरी होती थी। इसके अतिरिक्त दोनों अनुशासन में रहते थे। वे एक तरह ही परेड करते थे। इन कारणों से स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान समझने लगता था। मतलब इतनी अच्छी पोशाक और परेड करते समय उनको खुद को फौजी की तरह वो महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? मुअत्तल मतलब निकाल दिया। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि जो प्रीतम चंद जी है पीटी के अध्यापक, वो बहुत ही बच्चों से मारपीट कर रहे थे, हमेशा ही मारते थे, तो इसलिए उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। पीटी साहब मतलब जो पीटी के अध्यापक है वह 4ठी कक्षा को फारसी पढ़ाया करते थे। फारसी अंग्रेजी से भी कठिन थी। फारसी पढ़ाते हुए अभी उन्हें 1 सप्ताह ही हुआ था, लेखक को और उनके दोस्तों को, क्लासमेट को। एक दिन उन्होंने बच्चों को फारसी का एक शब्द रूप याद करके आने के लिए कहा। मतलब सिर्फ 7-8 दिन से ही फारसी सीख रहे थे और फिर भी इन्होंने फारसी के जो अक्षर है वो लर्न करने के लिए कहे। बच्चे उनके कठोर स्वभाव को जानते थे। मार के डर से वे दिन भर उस शब्द रूप को याद करते रहे, परंतु किसी को भी पूरी तरह याद न हो पाया और जो फारसी के शब्द है किसी को भी लर्न नहीं हो पाए। अगले दिन मास्टर जी ने बच्चों से वह शब्द रूप सुनाने के लिए कहा, परंतु कोई भी बच्चा सुन न पाया। मास्टर जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने गुर्राकर लड़कों से कान पकड़ने के लिए कहा। जब लड़कों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने को कहा तो वो गिरने लगे, मतलब उनके गिरने लगे, पैरों में बहुत दर्द होने लगा था। तभी हेडमास्टर साहब ने देख लिया। उन्हें बहुत बुरा लगा। हेडमास्टर साहब ने पीटी साहब को बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए मुअत्तल कर दिया। मतलब ये पीटी के जो सर थे वो उनको बहुत ही पिटाई कर रहे थे, इसलिए हेडमास्टर जी ने उनको स्कूल से निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि पहले तो उनको डर लगता था, लेकिन जब उनको स्काउटिंग में लिया गया तो स्काउटिंग की जो परेड है या फिर जो मार्च परेड है वह करने समय लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि उनके हाथ में कुछ झंडियां दी जाती थी, वो फहराने का काम दिया जाता था, या फिर जो खाकी वर्दी थी, जो जूते थे, जो 2 रंगों का रुमाल था, वह लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था। और उस पीरियड के समय का, स्काउटिंग के पीरियड के समय भी लेखक को बहुत अच्छा लगता था पीरियड की प्रैक्टिस करने में। लेखक पिटाई, सख्त अनुशासन तथा कठिन पढ़ाई के कारण स्कूल से भागता था। उन्हें स्कूल जाना तब अच्छा लगने लगा जब वे स्काउटिंग का अभ्यास करते थे। अभ्यास मतलब उसकी प्रैक्टिस करते थे। इस समय इनके हाथों में नीली पीली झंडियां होती थी। जब 1, 2, 3 पर झंडियों को ऊपर नीचे बाएं दाएं करते थे
खाकी वर्दी पहनकर तथा गले में 2 रंगों के रुमाल लटकाकर अभ्यास किया करते थे। इस कारण वे स्कूल जाना पसंद करते थे। मतलब सिर्फ स्काउटिंग का पीरियड उनको अच्छा लगता था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार थे। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। मतलब जब उनको छुट्टियां होती थी, समर वैकेशन होता था, तब उनके अध्यापक उनको पढ़ाई देते थे। लेकिन पहले ये सारे बच्चे खेल लिया करते थे, लेकिन जब जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने को आती तब वह पूरी योजना करते थे। योजना मतलब प्लानिंग करते थे कि अब कितने दिन बच गए, कितने दिनों में हम कौन कौन से लेसन लेंगे, कितनी पढ़ाई करेंगे। और अगर उनको ये महसूस होता कि हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकती है, तब वो एक बच्चा था तो उसके तरह वो सोचते थे कि हम किस तरह से बच सकते हैं। लेखक निम्नलिखित योजनाएं बनाता था। यदि हिसाब से 200 सवालों में हर रोज 10 सवाल निकाले तो 20 दिन में गणित का काम पूरा हो जाएगा। मतलब अगर गणित के सर ने, मैथ्स के टीचर ने अगर उनको 200 सवाल दिए हैं, मैथ्स के 200 सम्स दिए हैं, तो अगर 20 दिन छुट्टी अभी बाकी है तो एक दिन में अगर ये 10 सवाल लेंगे तो 20 दिन में इनके 200 सवाल गणित के पूरे हो जाएंगे। यह स्थिति 1 महीने की बची छुट्टियों का होता था, परंतु खेल कूद कर 10 दिन और निकल जाते। मतलब ये पढ़ाई करते ही नहीं थे, फिर 10 दिन निकल जाते। फिर यह संख्या 15 सवाल रोज करने तक पहुंच जाता। फिर दिन कम बच जाते थे, फिर ये कहते कि एक दिन में हम 15 जो सवाल है वो लेंगे मैथ्स के। इसके बाद दिन छोटे लगने लगते। अंत में काम करने की बजाय अध्यापक की पिटाई का सौदा अधिक सस्ता लगने लगता। इस तरह वे बहादुर बनने की कल्पना करता था। फिर वह जब, क्योंकि उस जमाने में ऐसी भी घटनाएं कभी कभी होती थी कि जो बच्चे थे वो कभी कभी अध्यापक के साथ बुरा व्यवहार करने लगते थे, तब यह सोचते थे कि अब हमारी पढ़ाई तो पूरी नहीं हो सकती है, तो फिर हम क्यों ना अध्यापक जी की पिटाई करें। जैसे कि एक बच्चा करता था, मैंने आपको लेसन में समझाया कि ओमा नाम का एक लड़का था, वो इस तरह से बहुत ही शैतान बच्चा था, तो उसकी तरह वह सोचने लगता था। दूसरा प्रश्न लेते हैं। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मतलब पाठ में बहुत बार जो पीटी के अध्यापक है उनका वर्णन किया गया है, तो उस वर्णन के माध्यम से उनकी चारित्रिक विशेषताएं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, इस पर प्रकाश डालना है। पीटी सर का नाम प्रीतम चंद था। पीटी सर पाठ के एक महत्वपूर्ण पात्र मतलब कैरेक्टर है। स्कूल के अनेक अध्यापकों में से लेखक ने पीटी सर का अनुशासन तथा कठोर स्वभाव के कारण ही सबसे अधिक वर्णन किया है। उनकी चरित्रगत विशेषताएं इस प्रकार है। उनका वर्णन ही सबसे अधिक है। जो प्रिंसिपल है उनका वर्णन कम है लेसन में, लेकिन पीटी सर का वर्णन बहुत ज्यादा है। व्यक्तित्व मतलब उनका शरीर कैसा था। उनका शरीर दुबला पतला परंतु गठीला था। वे छोटे कद के थे। उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे, मतलब जो चिकन पॉक्स वगैरह होता है उसके दाग थे। आंखें बाज जैसी तेज थी। वे खाकी वर्दी पहनते थे। पैरों में चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट होते थे। बूटों में ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियां लगी रहती थी और पंजों के नीचे कील ठुके रहते थे। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व से बच्चे हमेशा डरते थे। मैंने आपको लेसन समझाते वक्त ही बताया कि उनका शरीर ही कुछ इस तरह से था या फिर आंखें भी कुछ अजीब थी, इस वजह से भी बच्चे बहुत डरते थे। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, कार्य के प्रति सचेत। पीटी सर पढ़ाने के प्रति सचेत रहते थे, अलर्ट रहते थे। पाठ याद न करने पर उन्हें बहुत क्रोध आता था। स्काउटिंग की परेड करते समय वे बड़े उत्साहित रहते। उनको भी खुद को ये स्काउटिंग का परेड बहुत अच्छा लगता था। परेड करते समय गलती न होने पर बच्चों को वो शाबाशी भी देते थे। बच्चों को उनका यह व्यवहार जो है शाबाशी देने का बहुत पसंद था। अनुशासन प्रिय। पीटी सर अनुशासन प्रिय थे, मतलब उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद थी। स्कूल में प्रार्थना के समय सभी विद्यार्थी कद के अनुसार कतार में खड़े होते थे। यदि कोई लड़का हिलता हुआ नजर आता तो वे उन्हें बुरी तरह पीटते। गलती न करने पर बच्चों को वे प्रोत्साहित भी करते थे।
मतलब उनको डिसिप्लिन में रहना बहुत अच्छा लगता था। जब बच्चे अच्छे से खड़े नहीं होते थे प्रार्थना के समय, प्रेयर के समय, तो बच्चों को वो बहुत पीटते थे या फिर डांटते भी थे। अगर बच्चे अच्छे से करते तो उनको वो शाबाशी भी देते थे। मतलब बच्चों में अनुशासन होना चाहिए, इस बात पर वो जोर देते थे। चौथा है पॉइंट, कठोर स्वभाव। उनका स्वभाव बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ही कठोर था। पीटी सर कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति थे। स्कूल में किसी ने उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। स्कूल के सभी बच्चे उनसे बहुत डरते थे। थोड़ी सी गलती हो जाने पर या पाठ न याद करने पर वे बर्बरता की हद तक सजा देते थे। बहुत ही मतलब पिटाई करते थे बच्चों की, सारी हदें वो भूल जाते थे या खुद का कंट्रोल ही खुद के ऊपर नहीं रहता था इनका। उनके ऐसे कठोर स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था। मतलब इतना कठोर स्वभाव था इनका, बच्चों की बहुत पिटाई करते थे। पिटाई करते समय वो खुद का आपा खो देते थे, खुद पर कंट्रोल नहीं होता था, तो इसलिए बहुत पिटाई करने के कारण उनको स्कूल से निकाल भी दिया था। दूसरा पॉइंट है पक्षी प्रेम। वो पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, तो क्योंकि इस बात से हम कह सकते हैं कि उनके घर में 2 तोते भी पाले हुए थे। प्रीतम चंद पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया तो वे दुखी नहीं हुए। उन्होंने 2 तोते पाल रखे थे। वे उन तोतों को बादाम की गिरिया खिलाते और उनसे मीठी मीठी बातें करते। उनका पक्षियों के प्रति यह व्यवहार उनके सामान्य व्यवहार से हटकर था। मतलब जो स्कूल में व्यवहार था बच्चों के प्रति, ये अलग था और पंछियों के प्रति इनका व्यवहार अलग था। तो इस बात से हमें पता चलता है कि इनको पक्षियों के प्रति बहुत प्रेम था। पाठ के अंत में पीटी सर के नरम व्यवहार की झलक भी प्रस्तुत की गई है। मतलब पूरे पाठ में हमें यह बताया गया है कि ये बहुत ही सख्त स्वभाव के थे, लेकिन पाठ के अंत में उनका जो नरम स्वभाव है पक्षियों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति नहीं था, लेकिन पक्षियों के प्रति उनका बहुत ही नरम स्वभाव था, अच्छा स्वभाव था, पक्षी प्रेम उनके अंदर था। तो इस प्रकार से उनकी सारी विशेषताएं हमारे पाठ में दी गई है। बच्चों, इस कहानी के जो अगले प्रश्न उत्तर है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।